प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार गोलेरिया संस्कृत वर्णमाला में आपको आज है ना बताने जा रहा हूं कि संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार से आपको याद करनी होगी। वर्णमाला एक होगी अष्टाध्यायी यानी प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्र के आधार पर, माहेश्वरी सूत्र के आधार, और दूसरी होगी पाणिनीय शिक्षा। यानी क्या शिक्षा होगी? वैदिक शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर संस्कृत में वर्णमालाओं की अलग संख्या मानी जाती है और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर संस्कृत में वर्णमाला की अलग संख्या मानी जाती है। अब देखो, ये माहेश्वरी सूत्र के आधार पर वर्णमालाओं की संख्या को बताने वाले स्वयं कौन है? पाणिनि। और पाणिनीय शिक्षा जो वैदिक शिक्षा है के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो स्वर और व्यंजन है को बताने वाले कोई अन्य ऋषि या महर्षि हैं, उनका उल्लेख या नहीं है, लेकिन ये स्वयं इसको पाणिनि नहीं बता रहे हैं। परीक्षा के अंदर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या या माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार या संस्कृत भाषा के अनुसार स्वरों की या व्यंजनों की संख्या। इस प्रकार से थोड़ा घुमा करके पूछेंगे। एक बार रीड के अंदर पूछा है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 63/64। वो उत्तर इसका सही था। तो कहने का अर्थ ये है, इसके अंदर है ना सबसे पहले स्वर। स्वर का अर्थ है जो क्या होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो अपने आप प्रकाशित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अर्थात किसी दूसरे के सहयोग से जिनका निर्माण नहीं होता है, जिनका उच्चारण नहीं होता है, वे वर्ण परस्पर क्या कहलाते हैं? वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब आपके स्वरों की संख्या देखो, इसके अंदर है ना हम कहेंगे ए, ई, उ, री, लरी, फिर कहेंगे ए, ओ, आई, औ। और इनको बताने वाला जो प्रत्याहार होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अज प्रत्याहार बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अज प्रत्याहार के अंतर्गत पहले हम पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर के 9 स्वर आते हैं। ये जो 5 हैं वो क्या बोले जाते हैं? मूल स्वर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मूल स्वर बोले जाते हैं। और ये जो 4 हैं इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर, या फिर क्या बोलेंगे? संधियक्षर स्वर, यानी संधि वाले स्वर। संधि अक्षर, संध्याक्षर, संधि वाले स्वर भी कहते हैं या फिर संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर का अर्थ है इसके अंदर ए प्लस क्या होता है? ई होता है, ए होता है। इसके अंदर क्या होता है? ए प्लस उ होता है, ओ होता है। इसके अंदर क्या होता है? ए भी होता है और ए भी होता है। ए प्लस है ए, यानी इसके अंदर 3 चीज हो जाएंगी, ए और फिर क्या होगा? ए और ए। इस प्रकार से 3 चीज होंगी। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर भी 3 चीज होंगी, ए और ओ। तो कहने का ए और ई से ए और उ से ओ, और ए से ऐ और ओ से औ। कुल मिलाकर के चारों आगे के जो स्वर हैं उनको संयुक्त स्वर कहेंगे। मूल स्वर को बताने वाला जो प्रत्याहार होता है उसको बोलते हैं अक प्रत्याहार। और कुल मिलाकर के कितने मूल स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। अब संयुक्त स्वर को बताने वाला जो प्रत्याहार होगा उसको क्या बोलेंगे? एज प्रत्याहार। क्या बोलेंगे? एज प्रत्याहार। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब परीक्षा के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इन स्वरों की संख्या 13 भी मानी जाती है। तो वस्तुतः वो बच्चों को याद कराने के लिए
ए का आ, छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, छोटी री का बड़ी री। इस प्रकार की स्थिति में अल्दरी का बड़ा नहीं होता है, अल्दरी का दीर्घादेश नहीं होता है। तो 4 का श्रवण दीर्घादेश और बता दिया जाता है। तो मौखिकली हम क्या स्वरों को कितने प्रकार से बता देते हैं, 13 प्रकार से बता देते हैं। लेकिन संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। मूल स्वर आपके 5 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। जो क्या होते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने आप प्रकाशित होते हैं, जो अपने आप संचालित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। आगे के इसके अंदर 2 नंबर पर आपका आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, परतंत्र व्यंजना, यानी परतंत्र होते हैं। परतंत्र का अर्थ है किसी न किसी प्रकार से आप क्या है, किसी स्वर के माध्यम से इन व्यंजनों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो दूसरे पर आश्रित अर्थात व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इस कारण से इनको हम क्या बोल देंगे, परतंत्र बोल देंगे। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। इनको इस प्रकार से कहेंगे, का, द, यो, मा, व, सा, न, स्पर्शः, कादियो मा व सा, न, स्पर्शा, ऐसा कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे, वर्गीय कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गीय कहेंगे। सपर्श व्यंजन भी कहेंगे और वर्गीय भी इनको बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है इनकी, उ, चू, टू, तू और पू, यानी इन सब में किसकी, इनको उदित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित भी कहते हैं। यानी ऊ की क्या होती है, इत संज्ञा, ऊ की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, तो इनको उदित कहेंगे। तो तीसरा इनका नाम क्या होता है, उदित भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कैसे में तक 25 होती है। और वर्गीय यानी कु, चू, टू, तू, पू के ऊ की संज्ञा करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। इसको क्या बोलेंगे, च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। तो इनको वर्गीय भी कहते हैं। और उदित इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि सब में क्या है, ऊ की क्या है, इत संज्ञा, और उसका लोप करने के बाद इनको क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से, और प वर्ग, ऐसा लिख देंगे। यानी इनके अंदर क्या होता है, किसकी संज्ञा होती है, ऊ, चू, टू, तू, पू में ऊ की संज्ञा होने के कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, उदित बोलते हैं। और उदित व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 25 मानी जाती है। अब इसके बाद देखो, अब सपर्श व्यंजन आपके क्या है, 25 हो गए। इन स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला प्रत्याहार हमने क्या पढ़ा था, ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार, ये स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला प्रत्याहार होता है। यानी वर्गों के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर जिसमें आते हैं उस प्रत्याहार को यम प्रत्याहार कहते हैं। एम ये प्रत्याहार में सपर्श व्यंजन आते हैं। सपर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। कादियो मावशानम, क आदि से लेकर के क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ङ, यानी क आदियो, क जिसके आदि वाला अक्षर हो और अवसान वाला मैं हो, अर्थात अंतिम अवसान का अर्थ अंतिम वाला क्या हो, मैं हो। तो कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये क्या, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से होने के कारण इनको वर्गीय भी कहते हैं। और उ, चू, टू, तू, पू, इनमें ऊ की इत संज्ञा होने के कारण से इनको उदित भी कहते हैं। तो कैसे मैं तक सारे आपके व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए। इन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, सपर्श व्यंजन कहेंगे। सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताई, 25 बताई। अंतस्थ व्यंजन,
अंत्यस्थ व्यंजन में वो होते हैं जिनका प्राणवायु से हमें जो उच्चारण कर रहे हैं वह उच्चारण मुख भाग के बाहर ना आकर के मुख भाग के अंदर ही इस प्रकार से वायु घूमती रहे, उसको हम क्या कहेंगे? अंत्यस्थ कहेंगे। अंत्य का अर्थ मुख भाग के अंदर, औस्त्य का अर्थ स्थित रहना अर्थात बाहर नहीं आना। उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अंत्यस्थ व्यंजन कहेंगे। ये आपके क्या होते हैं? जन प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं और जन प्रत्याहार में य, व, र और ल आते हैं जन प्रत्याहार। अब आप है ना ये व र ल बोलेंगे तो आपके हाथ की वायु है वो स्पर्श नहीं कर पाएगी। पूरी पूरी वायु क्या है? मुख भाग के अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनका करण क्या होता है? य व र ल होता है। हिंदी के अंदर क्या होता है? य र ल व होता है। हमें उस प्रकार से इसको याद नहीं करना है, तो वस्तुतः क्या करेंगे? य व र ल कर देंगे। अंत्यस्थ व्यंजन के बाद हमारा क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं? 4 होते हैं और इनको क्या बोल देंगे? सल प्रत्याहार बोल देंगे। कौन सा प्रत्याहार बोल देंगे? सल प्रत्याहार बोल देंगे। प्राणवायु को बाहर निकालते समय वायु बाकी व्यंजनों की अपेक्षा अधिक गति से बाहर निकलती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, 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 ह। तो अब ये चारों व्यंजन ना उच्चारित होते समय हवा मुख की है वो हाथ से क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इस कारण से तीनों जो स होंगे तथा है होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर के व्यंजनों की स्वर जो आपके है ना, स्वर तो कुल मिलाकर के कितने हो गए आपके? 9 हो गए। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब आपके है ना सपर्श व्यंजन यानी व्यंजन करते हैं। व्यंजन में क्या है? सपर्श है ना, सपर्श व्यंजन आपके कितने हो गए? 25 हो गए। और उसके बाद है ना अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हो गए? 4 हो गए। और उसके बाद है ना ऊष्म व्यंजन बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। तो व्यंजनों की संख्या ना 25 4 29 4 33 हो गए। कितने हो गई? 33 हो गए। आपके स्वर कितने हो गए? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 होती है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी स्पर्श व्यंजन कैसे मैतक होते हैं? इसमें जीवा किसी न किसी प्रकार से मुख के कंठ, तालु आदि अंदर के भाग तक ही स्पर्श करती रहती है और इस कारण से इन 25 व्यंजनों को कैसे मैतक 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन काव्योमावसानों के अनुसार इस प्रकार से कैसे मैतक के अवसान संज्ञा वाले व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या 25 मानी जाती है। अंत्यस्थ व्यंजन कहा कि प्राणवायु के द्वारा जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो वह प्राणवायु मुख के अंदर स्थिर ही रहती है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलती है। ऐसे आपके ये 4 हो गए। और ऊष्म व्यंजन कहते हैं प्राणवायु के निकालते समय बाकी व्यंजनों की अपेक्षा अधिक तेज गति से अंदर से हवा बाहर की तरफ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 33 व्यंजन हो गए। 33 व्यंजनों की स्थिति ये है। इसमें कुल वर्ण पूछा आपको, कुल वर्ण के अंतर्गत क्या हो जाएगा? स्वर आपके कितने हो जाएंगे? बराबर 0 9 हो जाएंगे। स्वर आपके कितने हो जाएंगे? 0 9 हो जाएंगे। और आपके व्यंजन है वो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 3 12 का 2 3 है और 1 4 यानी 42। कुल वर्ण कितने होंगे? संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 42 मानी जाती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 42 मानी जाती है। 9 क्या होंगे? स्वर होंगे और उसमें से पहले 5 स्वर क्या होंगे? मूल स्वर। बाद वाले 4 स्वर क्या होंगे? संयुक्त स्वर होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। अब स्थिति क्या है? व्यंजन का अर्थ है जो परतंत्र अवस्था वाले होते हैं
तथा जिनका उच्चारण करते समय आपको किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी स्वर का सहयोग लेना पड़ता है, उसको व्यंजन कहते हैं। अब इनमें क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से मैं तक 25 व्यंजन होते हैं, जिनको उदित भी बोलते हैं, वर्गीय भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इनके उच्चारण समय में क्या है कि मुख के अंदर भाग ही जीवा, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत आदि स्थानों से स्पर्श करती रहती है। इस कारण से इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। बाद में कहा कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं कि जो प्राणवायु मुख भाग के अंदर ही स्थित यानी ठहर जाती है, बाहर नहीं निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य व र ल, यानी इसका किसी प्रकार से वायु का बाहर नहीं निकलते हैं, य व र ल, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। और उष्ण व्यंजन का अर्थ है कि प्राणवायु और बाकी व्यंजनों की अपेक्षा अधिक तेज गति से बाहर निकलती है, जैसे तालव्यस्कार, मूर्धन्यस्कार, दंत्यस्कार और है। तो तीनों से यानी श, श, श और है, इस प्रकार से। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि स्वरों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 22वें सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या 42 मानी जाती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 42 मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि जैसे सहयोग की कहाँ जरूरत होती है, कहाँ नहीं होती है, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। जैसे स्कूल लिख दिया आपने, अब इसमें स है लेकिन आपको क्या कू करना पड़ेगा। स्कूल है, जैसे आपका क्या है, जैसे स्थान है, जैसे आपने क्या लिखा, समृद्धि लिखा, ये जैसे है ना, सारे के सारे हैं। इसी प्रकार से जैसे आप लिखेंगे, जैसे स्थूल लिखेंगे, स्थूल में क्या होता है, मोटा होता है। ये सारे के सारे जो हैं, इसमें है तो क्या है, व्यंजन है। अब इस व्यंजन की सहायता, इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो किसी न किसी प्रकार से हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं, स्कूल, स्कूल नहीं बोलते हैं, इस स्कूल, ई आ गया, स्कूल बोलेंगे इसको, इस स्थान, स्थान। इसी प्रकार से इस समृद्धि, और इसी प्रकार से स्थूल, स्थूल, इस प्रकार से इनका उच्चारण करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें क्या है, किसी स्वर की हम क्या ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। तो स्वरों के सहयोग से जिनका उच्चारण किया जाता है उनको व्यंजन कहा जाता है। अब जैसे इसी नियम में आप यूं कहेंगे कि ये है आपका स्थावर, स्थावर, तो स्थिति क्या हो गई, ये सारे है ना एक ही नियम के अंतर्गत आ गए। अब एक जैसे आपका है स्वाहा, स्वा शब्द है ना, इसमें ई नहीं है। आपका शाही शब्द है, और आपका जैसे सलेट है, इन तीनों में क्या नहीं है, ई नहीं है। ऊपर के सभी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आता है। उच्चारण के समय ऊपर वाले सभी में ई आता है। कह रहे हैं कि किसी भी हलंत व्यंजन के बाद, किसी भी हलंत व्यंजन के बाद कै से लेकर के मैं तक यदि 25 कोई स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, तो जैसे ये हमारा क्या है, स है, इस हलंत स के बाद जैसे कै से मैं तक हमारा क्या आ गया, कै आ गया। इसी प्रकार से ये तीसरा स आता है के बाद क्या हमारा थ आ गया, कै से मैं के बीच में आ गया। ऐसे ही स के बाद मैं है, कै से मैं तक के बीच में आ गया। ऐसे ही है ना, स के बाद क्या आता है, तो कै से मैं तक 25 व्यंजनों के बीच में यदि आता है, तो आपका उच्चारण क्या है, किससे स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। जैसे स्कूल, जैसे स्थान, जैसे स्मृति, जैसे स्थूल, जैसे स्थावर, इस प्रकार से आप ना ई के संयोग से दंत्यस्कार आदि व्यंजन का उच्चारण करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि यदि इनको छोड़ करके और कोई आता है, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं या उष्ण व्यंजन आ जाते हैं, तो वस्तुतः ई का उच्चारण सामने नहीं होगा। जैसे ये आधा स है के बाद क्या है, ये वह है, वह हमारा क्या है, कैसे मैं तक नहीं आता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन आ गए। तो इसमें क्या होगा, स्वाहा, ईश्वा नहीं होगा, इसमें ई का उच्चारण है, ईश्वर का उच्चारण नहीं आएगा। तो कहां आता है, अलंत व्यंजन के बाद कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन यदि जस्ट आ जाता है, तो हलंत व्यंजन को ई से प्रारंभ करना पड़ेगा। स्कूल, स्कूल, स्थान, स्मृति, स्थूल,
स्थावर, इस प्रकार से स्थावर, इस प्रकार से उच्चारण करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें जैसे वह आ गया, इसमें जैसे ये आ गया, इसमें जैसे ले आ गया, यानी तीनों अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं, ये व ल तीनों अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं, या उष्म व्यंजन आए, तो शेष बचे हुए यदि 8 व्यंजनों में से कोई व्यंजन आ गया है तो ई का उच्चारण स्थान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको परतंत्र कहा जाता है, और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो आज मैंने माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार आपको वर्णमाला के अनुसार स्वर तथा व्यंजनों की स्थिति का अवलोकन करवाया। मैं मानता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, कमेंट में लिखना। जय हिंद, जय भारत।